इसका मतलब चौहानों ने लगभग उत्तर भारत पे कब्जा कर रखा है। ये राजपूतों का पीक है। इतने बड़े इलाके पे राजपूतों ने पहले कभी भी कब्जा नहीं किया था। तो अब वो राजपूत पूरे भारत के राजा बनना चाह रहे थे, वो जो उनकी महत्वाकांक्षा वो क्या हो गई, समाप्त। इसके बाद दोबारा कोई भी राजपूत राजा पृथ्वीराज के बाद दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाया था। अंतिम राजपूत जो दिल्ली पर कब्जा कर गया था वो कौन था, पृथ्वीराज। लिखो, ये तो इंडिविजुअल है, तुर्कों के लिए क्या हुआ, राजपूतों के लिए क्या हुआ। भारत के लिहाज से क्या बात रही, तुर्क बाहर से आए थे, भारत के नहीं थे, बाहर से आने वाली एक जाति थी। 1192 में तुर्कों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में तुर्कों को रिप्लेस किया दिल्ली में मुगलों ने। मुगल कहां के, बाहर के। मुगलों को रिप्लेस किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज कहां के, 1192 से लेकर 1947 तक दिल्ली पर बाहर के लोगों का कब्जा रहा, अपने लोग कब्जा। 1947 में जाके दिल्ली पर भारत का आदमी बैठता, जवाहरलाल नेहरू। तब तक दिल्ली पर बाहर वाले लोग ही बैठे हुए थे, तो विदेशी शासन शुरू हो गया था भारत में। देखो, ये तो आ गया पॉलिटिकल चीज। कल्चरल क्या ही, अब तक भारत में ऐसा नहीं है भाई, पहले केवल एक प्रकार के लोग राज कर रहे थे, चेंज होते नहीं होते थे। कि मैं ये मान लिया कि प्रतिहारों का राज था, उनको उठा के आगे चौहान, चौहानों का राज उनको उठा के आगे गुहिल, पर है तो सारे भारत की। जब एक जैसे लोग आएंगे तो कल्चर में कोई चेंज आएगा। पहले मंदिर बन रहे थे, अभी मंदिर बन रहे हैं, चेंज क्या आ सकता है। पहले शिव जी के बने विष्णु जी के बना लिए होंगे, विष्णु जी के बने तो माता जी के बना लिए, यही चेंज हो सकता है। लेकिन अब एक नई कल्चर आई थी जो मंदिर बनाती नहीं है बल्कि तोड़ती है, तो वो एक अलग चेंज आया था उसमें। तो लिखो, उर्दू भारत की भाषा है, मुसलमानों की नहीं। भारत के बाहर किसी को नहीं आती है। मुसलमानों की भाषा होती तो बाकी दुनिया के मुसलमानों को आती। मुसलमानों की भाषा थी अरबी और फारसी। लेकिन जब भारत में आए मुसलमान तो अब उनको ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो यहाँ के लोग भी समझे। तो हिंदी से और अरबी फारसी से मिला जुलू की जो भाषा बना गई वो कौन सी है, जिसमें वर्ड्स तो हैं हिंदी के, लिखते हैं अरबी की तरह, उल्टा लिखते हैं। इसलिए जब आप हिंदी बोलते हो तो पूरे दिन उर्दू बोलते हो, और जब कोई उर्दू बोलता है तो पूरे दिन हिंदी बोलता है। आप कब किसी को कहते हो कि मैंने आज समाचार पत्र का वाचन किया है, आपको अखबार पढ़ा है, तो अखबार क्या है। आपने कब किसी का, कि मित्र इतनी प्रतीक्षा मत करवाया करो, मैंने तेरा इंतजार किया, यही तो कहते हैं। आप कब किसी को पूछोगे अरे आज क्या तिथि हो गई है, सारे दिन उर्दू बोलते हो यार आप। लिखो, एक हम पढ़ते ही हैं, इसकी अच्छी बात, आपने पूरी मिडिवल में दो आंदोलन पढ़े होंगे, सूफी और भक्ति। इस्लाम पर हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वो तो क्या है, सूफीज्म। हिंदुओं पर इस्लाम का जो प्रभाव वो क्या है, लिख लो। भारत में आने से पहले इस्लाम ये मानता है कि अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और किसी की भी पूजा करनी। अपने यहाँ सारे पीर बाबाओं की पूजा कर रहे हैं। जब आप दरगाह में जा रहे हो तो आप तो उस पीर बाबा की पूजा कर रहे हो, तो पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। इस्लाम पहले मानता था संगीत हराम है, गीत नहीं गाओगे कोई। यहाँ दरगाह में जाते ही मौला मेरे भर दे झोली मेरी, ये मोहम्मद जाए ना दर से तेरे कोई खाली। तो पूरा पूरा म्यूजिक पे था। मोइनुद्दीन चिश्ती क्या कि संगीत अल्लाह से मिलने का माध्यम है। तो अपना पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया था यहाँ पे। तो अब लिख लो नकारात्मक, नेगेटिव कल्चर थी अपने, हिंदू और बौद्ध। हिंदू संभल गए, तुर्क मंदिर तोड़ने के लिए आए तो याद लड़ लिए, सामने मर गए, लेकिन मंदिर जैसे तैसे करके बचा लिया। पर बौद्धों का तो मूल सिद्धांत था अहिंसा, और तुर्कों को अहिंसा का ए नहीं आता था, केवल आगे आगे बढ़ा जाता था। इसलिए 1200 के बाद बौद्ध भारत में खत्म हो गए। वो देश जहां से बुद्धिज्म शुरू हुआ उस देश में बुद्धिज्म नहीं है अब। नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, सब में बुद्धिज्म है, भारत में नहीं है। वो जो पुराने वाला बुद्धिज्म था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त। वो तुर्क खत्म करके देखो, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने मठ तोड़े। मंदिर और मठ अपने लिए दो काम की चीज थी। एक तो पूजा स्थल था हमारा, दूसरा स्कूल थे। तो जब आप मंदिर तोड़ोगे तो स्कूल भी तो बंद करवा दोगे। तो ये जो बीच का टाइम है ना, 1200 से लेके अंग्रेजों के आने तक का, इस पे कोरोना है। कोरोना में स्कूल बंद हुए थे या वो 500 साल का टाइम, उसमें क्या स्कूल ही बंद है। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने स्कूल खोले, पर अंग्रेजों ने उस एजुकेशन सिस्टम अपना लागू कर दिया जो अपने को अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि है क्या, क्या करना है इसका, क्या है इसमें। अब वो केवल ये कहता है हमें कि एक क्लास में कुछ पढ़ना है, उससे पेपर पास होगा, फिर अगली क्लास में जाना है, फिर उस क्लास में कुछ पढ़ना है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या हमें अभी तक नहीं समझ में आ रहा। क्यों, काम कैसे आएगा, उसका यूज कैसे करेंगे, डे टू डे की लाइफ में हम क्या सीखते हैं उससे, वो ही नहीं। 9th क्लास की किताबों में, 10th क्लास की किताबों में आपस में कोई लेना देना नहीं रहता आपने। वो पूरा अलग पढ़ के, अब पूरा अलग पढ़ के 10th तक पूरी मैथ्स पढ़ते हैं। फिर 10th तक बच्चा मैथ्स को सोच कहता है अब मैं मैथ्स सब्जेक्ट लूंगा। फिर 11th में जो पढ़ता है वो 10th तक पढ़ी नहीं थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर वो 11th 12th में मैथ्स पढ़ता है, फिर वो लगता है अब मुझे बीएससी करनी चाहिए। फिर वो बीएससी में जो मैथ्स पढ़ता है वो उसने 11th 12th में नहीं पढ़ी थी। पूरा यूं हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं एकदम। तो अब वो एजुकेशन सिस्टम अपने समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या था क्या नहीं था, हमारे देश की चीजें उसके अंदर है नहीं, हमारे वैल्यूज उसके अंदर है नहीं। तो वो बड़ा घाटा वहां हमें इसका। लिखो, मैं अभी एक बहुत अच्छे राइटर में अनुपम मिश्र, तो मैं कोई अनुपम मिश्र की एक बुक पढ़ रहा था। उनकी बहुत बहुत दो अच्छी बुक, आपका भी समय मिले तो पढ़ना। पर्यावरणविद हुए हैं बहुत बड़े, उनकी दो बुक, एक तो राजस्थान की रजत बूंदे और एक है आज भी खरे हैं तालाब।
राजस्थान के तालाबों पर लिखी है, राजस्थान की बरसात पर लिखी है। तो उन्होंने लिखा कि भाई पहले राजस्थान में, चूंकि राजस्थान के लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया में, बेसिकली राजस्थान में ज्यादा बरसात कम होती थी, इसलिए लोग पीने का पानी कैसे लेके आएंगे, तो वो पीने का पानी स्टोर करते। तो उनका स्टोर करने का तरीका था कि हम तालाब खोदेंगे। तो उनको ये पता होता था तालाब खोदना कहाँ है, तालाब ऐसी जगह खोदा जाए जो थोड़ा नीचा हो और बरसात का पानी उसके अंदर आए। अच्छा, वो जितनी जगह में, कि मान लो यहाँ पे तालाब खोदा है, तो इस तालाब खोदा है तो यहाँ का पानी कहाँ कहाँ का आएगा, इतनी दूर का पानी आएगा इसमें, ये ढलान है, इस ढलान का पानी इसमें आएगा। तो फिर वो इस ढलान के अंदर कहते हैं कि इसमें कचरा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई जूते लेके नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई पशु लेके नहीं जाएगा, इसके अंदर कोई कचरा नहीं डालेगा। तो बाकायदा पिलर लगाते साइड साइड के अंदर की ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर लेकिन कचरा तो आ ही सकता है, उड़ के आ जाएगा कचरा, तो इसलिए उस तालाब की साल में एक बार सफाई करते हैं। अच्छा, उस तालाब में ऐसे पेड़, तालाब के अंदर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो कचरे को सोख ले। कुछ ऐसे पेड़ उनको पता था कि ये पेड़ लगा देंगे तो कचरे को क्या कर लेंगे, सोख लेंगे। अच्छा, वो पेड़ भी ऐसे तो पानी में खड़े रहेंगे पर गलेंगे नहीं। तो वो सब उनको पूरा आइडिया था उनका। इस इलाके में अब कोई घुसेगा नहीं, तो कोई मकान वगैरह भी कुछ भी बनाएगा नहीं। और तालाब को बार बार सफाई होती रहेगी, जो तालाब के अंदर वो गाद भरेगी नहीं, तो तालाब ऊपर भी नहीं आएगा, जितना बना उतना ही बना रहेगा। अच्छा, बरसात ज्यादा हो गई तो अब मान लो इस तालाब के चारों तरफ चार दीवारी बनाते हैं। अब मान लो अब तालाब भरा भरा भरा, बरसात ज्यादा हो गई तो अब इसके साइड साइड के अब तो ये टूट जाएगा ना, ज्यादा बाहर पड़ेगा, तो बाकायदा यूं साइड साइड में इसके और बनाते। यदि पानी ज्यादा हो गया तो वो कहाँ स्टोर होगा, तो उनका पूरा एकदम यूं बनाया हुआ था, ये होगा ये होगा। पशुओं को पानी पिलाना, तो उसके लिए बाहर क्या सिस्टम होगा, यहाँ से पानी निकाल के वहां लेके जाएंगे, वहां पशु पियेंगे, अंदर इसके आएंगे नहीं। अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने आके कहा तुम्हारे घरों में नल लगवा देते हैं। तो अंग्रेजों ने घरों में क्या लगवा दिए, नल। ठीक है, सुविधा हुई लोगों के, तालाब पे नहीं जाना पड़ेगा, पानी कहां से आ जाएगा। पर नल में पानी कहां से आएगा, तालाब। तो पहले जब मैं तालाब में पानी लेने जाता था तो तालाब का ध्यान भी रखता था। अब जब मेरे घर बैठे बैठे बटन घुमाते ही पानी आ रहा है, तो मैं तालाब पे जाऊंगा नहीं, तो सफाई नहीं। जब सफाई नहीं तो फिर ये भी नहीं पता कि इसके अंदर कचरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो कचरा भी जाएगा, तो धीरे 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 एक दिन तालाब भरेगा, तो पानी कम हो जाएगा। तो फिर कहा दूसरी जगह से ले आओ, पर वो एक तालाब तो आपने खत्म कर दिया, वो एक तालाब खत्म कर दिया तो वो जमीन समतल हो गई, तो लोगों ने बना लिए घर। फिर आई तकड़ी बरसात, पानी का रास्ता है वो जिसमें तुम घर बना के बैठे हो। फिर आपने कहा शहर में बाढ़ आई। तो 1857 की क्रांति के आसपास में दिल्ली के अंदर शादी में महिलाएं गीत गाती कि फिरंगी नल मत लगवा दीजिए रे, फिरंगी नल मत, हे अंग्रेजों हमारे नल मत लगवा देना, बर्बाद हो जाएंगे हम। मतलब गानों के अंदर उन लोगों की पीड़ा झलक रही है। अब उनके देश के अनुसार वो ठीक होगा, उनके देश में वैसी व्यवस्था होती होगी, सर्दी ज्यादा पड़ती होगी, बाहर नहीं जाया जाता होगा, अंदर का अंदर पानी चाहिए आपको, सब चीजें अपने नहीं चल सकती थी व्यवस्था, पर हमने कर दी। अब अपने शहरों में समस्या ये है कि गर्मी के दिनों में तो पानी नहीं है और बरसात के दिनों में बाढ़ है। शहर के अंदर सबका ड्रेनेज एकदम खत्म हो रखा है, क्योंकि हमने घर बना रखे हैं तालाबों के अंदर, और पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। 1000 साल बाद में भी आएगा तकड़ा तो उसी रूट से आएगा। फिर अपने खबर पड़ते हैं बाढ़, मेरे में बाढ़ आ गई। हमने लगता है कैसे आ सकती है बाढ़, क्योंकि पानी का रास्ता है वो। पानी ने बीच में रास्ता कुछ दिन तक बंद किया था, भूला नहीं है, आएगा मुड़ के वापस आएगा जिस दिन आएगा। तो ये वो एजुकेशन में जो गैप आ गए ना बीच में, उसमें हम भूल गए। मैं अभी भी कई बार सोचता हूँ यार, हम विक्रमी संवत का प्रयोग करते हैं, सारे विक्रमी संवत का प्रयोग करते हैं, और उस विक्रमादित्य के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं। जो विक्रमी, कारण कि वो कहानियां टूट गई बीच में से उन कहानियों का। अच्छा, अशोक, अब देखो आप, अशोक का अभिलेख था टोपरा में, उसके नीचे विग्रह चतुर्थ ने अपना अभिलेख लगवाया। आप पढ़ते हो अशोक का एक स्तंभ था प्रयाग में, आप पढ़ते हो उसके नीचे समुद्रगुप्त ने प्रशस्ति लिखवाई, आप पढ़ते हो उसके नीचे बीरबल ने एक लेख लिखवाया, आप पढ़ते हो उसके नीचे जहांगीर ने लेख लिखवाया। इसका मतलब कितने सालों तक लोगों को पता था कि ये अभिलेख लिखने की जगह है, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, तो वो लगातार लिखवाते रहे। और क्या विडंबना है कि अंग्रेजों के टाइम तक आते आते बीच में तो हमें ये भी नहीं पता था कि ये है क्या, ये चीज क्या है। फिरोज तुगलक दो उठा के ले गया था पिलर, मेरठ वाले, टोपरा वाले, और बाद में अंग्रेजों ने आके पढ़े, हमें तो पढ़ाई भी नहीं समझ में आ रही थी। भीलवाड़ा में गांव पड़ता नांदसा, नांदसा के अंदर तालाब के अंदर एक पिलर मिला है, पिलर पर अभिलेख है। पिलर का अभिलेख क्या कहता है कि मालवों का कोई एक राजा हुआ था सोम, और सोम ने यहाँ पे यज्ञ करवाया था, 61 रात्रि यज्ञ। क्या करवाया, 61 रात का यज्ञ। कितनी रात का, 61 रात का यज्ञ। अब वो, अब अंग्रेजों के आने के बाद उसको पढ़ा, तब ये पता चला कि इसमें क्या करें। वरना गांव वालों से जब जाके पूछा कि पिलर है क्या, तो उन्होंने कहा भीम ने 2 खंबे फेंके थे, यहाँ आके रुक गए, कि भीम के फेंके के खंबे। कहानियों की कंटिन्यूटी टूट गई। मैं यदि अभी आपको पूछूं कि अभी जो इन पिछले 10 साल में कोई घटना हुई हो कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में कोई बात बताओ, आप सब जानते हैं। मैं पूछूंगा वसुंधरा जी सीएम थे, उनके बारे में कोई बात बताओ, हम जानते हैं मोटी मोटी इसी टाइम में भी। पर अभी मैं आपको कहूं कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, उनकी कितनी बातें हम जानते हैं,
आपको कि सर कुछ लोग जानते होंगे जिनका इंटरेस्ट है, लेकिन ज्यादातर को तो पता नहीं। मैं पूछूं लाल बहादुर शास्त्री जब थे, उनके समय की हम कौन कौन सी बातें जानते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें पुरानी होती है उनकी कंटिन्यूटी थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ती है। अच्छा, यदि उनके बारे में पढ़ा जाए लिखा जाए तब तो फिर भी चलती रहेगी, कुछ लोग तो जानेंगे। यदि उनके बारे में पढ़ा ही नहीं जाए लिखा ही नहीं जाए तो पूरी खत्म हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूटी खत्म होगी। तो हमें पता ही नहीं है उन पुराने लोगों के बारे में, हम महाराणा प्रताप की 10 बातें बता देते हैं, पर महाराणा प्रताप से 1000 साल पहले यहाँ पर कोई राजा हुआ था उसकी बात हमें कुछ भी नहीं पता, जबकि लोगों को कई पीढ़ियों तक तो याद रही होगी। धीरे धीरे कंटिन्यूटी टूटी, बीच में वो कहानियां सुनानी बंद की, कहानियां सुनानी बंद की तो खत्म हो गई। कुछ बहुत पॉपुलर कहानियां थी वो खत्म नहीं हुई, रामायण महाभारत कुछ है तो भाई वो भी तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुना रहे थे, राम जी हुए थे उन्होंने ये किया था, अगली पीढ़ी को सुनाए, अगले क्या सब राम आप में से कितने लोगों ने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी है? पर फिर भी आप जानते हो ना राम जी 4 भाई थे, जानते हैं ना हम, रावण से लड़ाई की थी, कौन आया था बीच में, हनुमान जी कौन थे, अंगद कौन थे, बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, सबको जानते हैं ना। कहां से? श्रुति सुन सुन के सुन भाई, मेरी पढ़ी हुई वाल्मीकि जी वाली रामायण मेरी पढ़ी हुई, बहुत 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 पहले, कोई मैं 6-7 पढ़ता तब पढ़ ली थी, पर उससे पहले भी मुझे कहानियां पता थी। वो जब पढ़ी, दादाजी आंखों से कम दिखाई देने लगा तो वो रामायण पढ़ते तो वो मुझे बिठाते कि तू पढ़ के सुना, तो मेरा काम केवल इतना ही था कि मैं उनको पढ़ पढ़ के सुनाया करता था, पर उससे 4 बातें और दिमाग में जाते, अच्छा ये भी है ये भी है, पर उससे पहले भी मैं कहानी तो जानता था। इसका मतलब कहानियों की कंटिन्यूटी है। इस शिक्षण व्यवस्था जब हमारी खत्म हुई तो कहानियों की कंटिन्यूटी टूट गई, अब हमारे से जुड़ नहीं रहा कि ये कब हुआ था, ये कब हुआ था। अंग्रेजों ने आगे कुछ जोड़ा पर वो उल्टा पुल्टा और जोड़ गए कई जगह। अब अंग्रेजों क्यों दोष दें, वो दूसरे देश के लोग थे। आपको मैं कह दूं इंग्लैंड का इतिहास गलत लिखा हुआ सही करो, तो आपको कि सर पहले तो हम उनका इतिहास जानते ही नहीं है, और हम कहां से सही कर देंगे, वो सारे सारा जॉन फर्स्ट, जॉन सेकंड, जॉन थर्ड, जॉन फोर्थ। अपने पढ़ते हैं कुषाण पढ़ते हैं तो अपने पढ़ते हैं कनिष्क और उसके बाद हुविस्क हुआ। कुषाणों में 3 कनिष्क है, 3 हुविस्क है, कौन से कनिष्क के बाद कौन सा हुविस्क हुआ? अपनी हिस्ट्री अभी तक नहीं सही कर पा रहे। अपने अभी तक आईएएस में क्वेश्चन आते हैं कनिष्क के बाद कौन हुआ, हुइस्क, कौन से कनिष्क के बाद कौन सा हुइस्क? कनिष्क तो कई सारे हैं भाई साहब, उनमें हुइस्क तो कई सारे हैं, ये बड़ा एक नुकसान पहुंचा, याद रहेगी बात है। एक और लिख लो, पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियां, बताइए पढ़ा अपना चंद बरदाई का वास्तव में नाम था पृथ्वी भट्ट, और कौन सी बुक थी पढ़ी हुई आपकी बताओ? पृथ्वीराज रास। आपका एक राइटर पढ़ा हुआ है जयानक, बुक बताओ जयानक की। पृथ्वीराज विजय पढ़ी थी ना हमने, अब 3-4 उनके नाम नाम लिखने, लिख लो। चंद बरदाई की बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो, और जयानक की बुक का नाम पृथ्वीराज विजय, बाकी नाम नाम याद करने। 3 तो वी नाम से, ये ट्रिपल वी है, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़। एक नाम याद करना, आसाधर। पृथ्वीराज की उपाधियां, कौन सा किला बनाया था? पिथौरागढ़, तो एक उपाधि है राय पिथौरा। एक उपाधि दल पुंगल, दल का मतलब होता है सेना, पुंगल मतलब विजेता, सेनाओं को जीतने वाला। जैसे हमने पढ़ा था विजय कटकातू, जैसे हमने पढ़ा दल थम्बन, तो वैसे वैसे दल पुंगल। पृथ्वीराज की 2 उपाधियां बताओ थे कौन कौन सी? राय पिथौरा का किला बनाया, पिथौरा का राय, राय का मतलब राजा होता है, तो क्या हो गई राय पिथौरा। युद्ध जीते इसलिए क्या कह दिया गया, दल का मतलब सेना। अब मुझे एक बार 1 मिनट बात बताना,